2004 से लगातार 10 सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार थी और इन 10 सालों में देश के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि कश्मीर में हर दिन सैनिकों पर पत्थरबाजी होती थी और उनके साथ मारपीट होती थी। देश में हर हफ्ते कोई ना कोई भयानक बलात्कार की घटना हुआ करती थी। हर महीने कहीं ना कहीं बम विस्फोट होता था और हर 2 महीने में किसी न किसी जगह दंगा हुआ करता था। और हाँ, लगभग सभी दंगे मुस्लिम समाज की ओर से ही शुरू होते थे, जिनमें या तो हिंदुओं को अरेस्ट किया जाता था या फिर गरीब मुस्लिमों को। और जो दंगों के मास्टरमाइंड हुआ करते थे उन्हें सरकारों की सरपरस्ती मिल जाया करती थी। इन सभी परिस्थितियों से तंग आकर 2014 में सभी हिंदुओं ने जातिवाद से परे हो एकजुट होकर भाजपा को वोट देकर पूर्ण बहुमत से सत्ता में बिठाया था। हालात ऐसे थे कि जाटव और यादव बहुल बूथों से भी भाजपा के वोट निकल रहे थे। आपको बता दें कि जाटव और यादव दो ऐसी हिंदू जातियां हैं जिन्हें कुछ पार्टियां अपना बंधुआ वोटर समझती हैं। तो इस परिस्थिति को देखकर जातिवाद की राजनीति करने वाली सपा व आरजेडी, उत्तर दक्षिण की राजनीति करने वाली डीएमके और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस जैसी पार्टियों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि आरएसएस जैसे मजबूत हिंदू संगठन की नींव पर खड़ी भाजपा देश में 80% जनसंख्या वाले हिंदू समाज को अपना वोट बैंक बनाने की तरफ बढ़ रही थी। तो उसी की काट के लिए जातिगत जनगणना का सिगुफा तैयार किया गया और जोर शोर से उसका प्रचार किया जाने लगा। हिंदू समाज के एक बड़े तबके के मन में ये बातें डाली जाने लगी कि हिंदुत्व का फायदा चंद जातियों को मिलता है, इसलिए हिंदुत्व के नाम पर एकजुट होने का कोई फायदा नहीं है। किसी एक व्यक्ति के साथ हुई घटना को उसकी पूरी जाति पर अत्याचार बताया जाने लगा और सदियों के अत्याचार की फर्जी कहानियां बड़े पैमाने पर सुनाई जाने लगी। जातिगत आरक्षण के बारे में ऐसी हाइप बनाई गई कि अगर आरक्षण नहीं होगा तो आप पर पहाड़ टूट पड़ेगा। और इसी तरह की मानसिकता को हवा देकर देश के अलग अलग कोने में अलग अलग जातियों से जातिगत आरक्षण के लिए हिंसक आंदोलन कराए गए। और जब इनमें से किसी से भी राजनीति में फायदा होता नहीं दिखा तो 2024 के चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी, अखिलेश और तेजस्वी जैसे जातिवादी नेताओं के द्वारा जातिगत जनगणना की बातें जोर शोर से की जाने लगी और इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई जैसे जातिगत जनगणना ना होने की वजह से ही आज तक देश में गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा है और जातिगत जनगणना होने के बाद ही ये सारी समस्याएं दूर होगी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जातिगत जनगणना का मुद्दा कम नहीं कर पाया। हालांकि अपने सांसदों के नाकारापन और भाजपा नेताओं के दोयम दर्जे के चुनावी भाषणों की वजह से भाजपा की कुछ सीटें जरूर कम हो गई। अब परिस्थिति ये है कि राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को ये बात पता है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा भाजपा के नेताओं को असहज कर रहा है, क्योंकि भाजपा में आजकल ऐसे बेवकूफ़ भरे पड़े हैं जिनमें इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि अगर भाजपा अपने हिंदुत्व प्लस विकास के मुद्दे पर टिकी रहे तो फिर भाजपा के सामने कोई नहीं टिक सकता। लेकिन हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टियों में आजकल ऐसे मूर्खों का बोलबाला है जो ना तो वामपंथियों को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, ना ही हिंदुत्व पर टिकना जानते हैं और ना हिंदुत्व को राजनीति का केंद्र बिंदु बनाना जानते हैं। इसलिए राहुल गांधी इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं और जानबूझकर बार बार जातिगत जनगणना का मुद्दा छेड़ रहे हैं। तो जातिगत जनगणना पर भाजपा को फंसता देख आरएसएस इस मुद्दे पर आगे आया है और आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने जातिगत जनगणना पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जातिगत जनगणना देश के लिए घातक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोहन भागवत ने अपनी इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने ये भी बोलना जरूरी नहीं समझा कि जातिगत जनगणना होने पर धोबी, नाई, थानो, पासी, मल्ला, बघेल, कायस्थ, राजभर, भील, कोल, गोंड जैसी सैकड़ों जातियां जिनकी जनसंख्या बहुत कम है उनके लिए कितनी मुसीबत हो जाएगी। मोहन भागवत को इतना समझना चाहिए था कि उनके इस आधे अधूरे बयान को हाईलाइट करके वामपंथियों द्वारा फिर से बहुजनवाद के नाम पर हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ ही भड़काया जाएगा। इसलिए मोहन भागवत को कम से कम ये तो बोलना चाहिए था कि अगर जातिगत जनगणना करके जाति की संख्या के आधार पर हिस्सेदारी दी जाने लगी तो हर जाति में अपनी संख्या बढ़ाने का कंपटीशन शुरू हो जाएगा और जनसंख्या वृद्धि से पहले से ही करा रहा हमारा देश अपने आप ही बर्बादी के रास्ते पर जाने लगेगा। इसलिए जातिगत जनगणना हर जाति के लिए नुकसानदायक है। लेकिन अफसोस मोहन भागवत ने ऐसा कुछ नहीं बोला और उसी का परिणाम है कि लालू यादव की जातिगत जनगणना पर फिर से बोलने की हिम्मत हो गई कि आरएसएस भाजपा का कान पकड़कर जातिगत जनगणना कराएंगे, जबकि दुनिया को पता है कि लालू यादव के शासनकाल में बिहार की ये हालत थी कि लालू के करीबी कुछ नेताओं और अपराधियों के अलावा बिहार में ना तो कोई आम यादव ही सुरक्षित था और ना ही बाकी किसी जाति का कोई इंसान। और आज भाजपा वालों के नाकारापन और बेवकूफ़ी की वजह से वही लालू यादव और उसके साथी दलित पिछड़ों का मसीहा बनकर दिखा रहे हैं और खुलेआम जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। लेकिन खैर, अभी देर नहीं हुई है, भाजपा और आरएसएस वाले होश में आए और इस बात को समझें कि अगर तुम लोग जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध करोगे तो कोई जाति तुमसे नाराज नहीं होने वाली। बस तुम्हें हिंदुत्व और विकास पर अडिग रहना है और वामपंथियों को हर हाल में मुंहतोड़ जवाब देना है। फिर उसके बाद तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो पार्टियां आज जातिवाद का जहर फैलाकर हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं उन्हें जातिवाद की बात करने में डर लगेगा। लेकिन तुम अगर ये नहीं कर सकते हो तो सत्ता में आना भूल जाओ, क्योंकि फिर हिंदुओं को तुम जैसे ना समझो और कायरों को अपना नेतृत्व देने की कोई जरूरत नहीं है।